रशिया के कजान के अंदर पहुंचे उभरते देशों का समूह, एक ऐसा संगठन जिसका पहला मीटिंग यूएस के न्यूयॉर्क के अंदर होता है, वो आज के दिन वेस्ट का सिरदर्दी बन गया है। पुतिन ने फिर से दुनिया को अपने जियोपॉलिटिकल मास्टरी का एग्जाम्पल दे दिया है। पर उससे पहले क्या है ब्रिक्स संगठन और क्या है ब्रिक्स को लेके वेस्ट का रिएक्शन और क्या है दुनिया का ब्रिक्स को लेके पोजीशन, उससे पहले मैं हूं आसित एंड यू आर वाचिंग आसित एक्सप्लेन्स। लेट्स गेट स्टार्ट। ब्रिक्स जो कि आज के दिन एक 9 देशों का एक समूह है जिसका लगभग दुनिया में 40% पॉपुलेशन में और 30% जीडीपी में भागीदारी है, उसका 16 समिट इस अक्टूबर 22 और 23 तारीख को रशिया के साउथ वेस्टर्न सिटी कजान के अंदर हो रहा था। जिस समिट को आज के दिन रशिया और यूक्रेन वॉर के बीच पुतिन का एक पावर शो भी माना जा रहा है। ब्रिक्स जिसको आज के दिन यूएस और यूएस के एलाइज का हेजेमोनी खत्म करने का एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर माना जाता है, उसका असली कहानी शुरू होता है साल 2001 से, जब गोल्डमैन सैक्स के एक बैंकर जिम ओ'नेल के द्वारा दुनिया के फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया गया था। पर इन्हीं सारे देशों का आपसी कोऑपरेशन और सहयोग के कमी की वजह से लगभग 5 साल के लिए ये एक महज कॉन्सेप्ट बन के रह गया था। फिर आता है साल 2006, जो संगठन आज के दिन वेस्ट को चैलेंज कर रहा है, उस संगठन का पहला आधिकारिक मीटिंग होता है यूएस के न्यूयॉर्क के अंदर, जो कि उस साल के यूएन जनरल असेंबली मीटिंग के साइडलाइन में होता है। और इस आधिकारिक मीटिंग के बावजूद फिर लग जाता है 3 साल इस संगठन का भविष्य और विकास का आधार तैयार करने में। रशिया के यकिनटेरिनबर्ग के अंदर होता है ब्रिक्स का पहला समिट और इसके साथ हो जाता है ब्रिक्स संगठन का औपचारिक स्थापना। यहाँ साल 2009 तक ये संगठन था 4 देशों का। फिर साल 2010 में एंट्री होता है साउथ अफ्रीका का, जो अफ्रीका के अंदर इस संगठन को पैर फंसाने का मौका दे देता है। उसके बाद ब्रिक बन जाता है ब्रिक्स। फिर हर साल होता है ब्रिक्स समिट और फिर 2013 तक लगातार ये 5 देश मिलने लग जाते हैं, पर ऐसा कुछ डेवलपमेंट नहीं होता है। पर फिर 2013 बन जाता है इस संगठन के लिए एक बहुत बड़ा निर्णायक साल। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब पूरी दुनिया बर्बाद हो गया था, उस टाइम यूएस के द्वारा बनाया गया था 2 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF और वर्ल्ड बैंक, जो कि हर डूबते देशों का मदद तो करते हैं पर कर्ज देने से पहले इतने सख्त मनवाते हैं कि वो देश महज एंड में एक गुलाम बन के रह जाता है। जिसका एक लेटेस्ट एग्जाम्पल है पाकिस्तान, जिसको IMF के फंड के लिए अपने देश का प्रधानमंत्री भी चेंज करना पड़ा था, जिसको टैकल करने के लिए भारत के द्वारा ब्रिक्स के टेबल पर रखा जाता है न्यू डेवलपमेंट बैंक का प्लान। फिर जुलाई 15, 2014 को ब्रिक्स के 6 समिट जो कि ब्राजील के अंदर हो रहा था, उसमें उद्घाटन होता है न्यू डेवलपमेंट बैंक का, जिसका हेडक्वार्टर आज के दिन चाइना के शंघाई के अंदर है। इसमें हर मेंबर देश अपने तरफ से 20-20 बिलियन डॉलर डाल के 100 बिलियन डॉलर का एक कॉर्पोरेट फंड बना के उस बैंक के अंदर रखा जाता है, जो कि मेंबर देश और बाकी इमर्जिंग इकोनॉमिक्स के इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में हेल्प करने के लिए बनाया गया है, जिसे लेने के लिए देशों का होड़ मच चुका है। पर उसके बाद मीटिंग तो होता है, पर धीरे धीरे ब्रिक्स अपना इंपोर्टेंस खोने लगता है, क्योंकि उसी बीच साल 2020 में कोरोना और उससे पहले ब्रिक्स के 2 फाउंडिंग मेंबर इंडिया और चाइना के बीच जो गलवान वैली के अंदर झड़प हुआ था, जो कि ब्रिक्स को महज और एक ग्रुप का इज्जत के अंदर रहने को मजबूर कर देता है। फिर साल 2022 में शुरू होता है यूक्रेन और रशिया के बीच वॉर, जिसके चलते रशिया को वॉर के रेपरकशंस भुगतने पड़ते हैं। जैसे कि पहले रशिया पे सैंक्शन का बरसात शुरू हो जाता है, जिसके बाद रशिया दुनिया का सबसे ज्यादा सैंक्शन वाला देश बन जाता है। और जैसे वॉर आगे बढ़ता जाता है और उसी बीच रशिया को स्विफ्ट सिस्टम से भी निकाल दिया जाता है, जो कि दुनिया में जितने सारे डॉलर ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसका एकमात्र जरिया है, जिसके चलते रशिया पूरी दुनिया से अलग थलग हो जाता है। और उसके बाद यूएस के द्वारा रशिया के सेंट्रल बैंक के 630 बिलियन का फॉरेन रिजर्व भी फ्रीज कर दिया जाता है, जिसके चलते रशिया अपने खुद के फॉरेन रिजर्व से हाथ धो बैठता है। जो चीज रशिया के साथ हुआ वो पूरी दुनिया को एक गहरी नींद से जगा देता है, क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ आज के दिन दुनिया में जितने भी फॉरेन ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसके लगभग 88% और पूरी दुनिया के पास आज के दिन जितने भी फॉरेन रिजर्व में गोल्ड और करेंसीज रखे हुए हैं उसका लगभग 58% आज के दिन भी यूएस डॉलर है, जिसको टैकल करने के लिए साल 2023 के ब्रिक्स समिट में लीडर्स के बीच शुरू हो जाता है एक फॉर्मल मीटिंग ब्रिक्स करेंसी को लेकर। और उस आइडिया को इंप्लीमेंट करने के लिए चाहिए करेंसी का एक्सेप्टेंस। जैसे कि यूएस डॉलर आज के दिन ग्लोबल करेंसी इसलिए बना हुआ है क्योंकि पूरी दुनिया उसको एज ए ग्लोबल करेंसी एक्सेप्ट कर रहा है और उससे ट्रेड भी कर रहा है। पर आपको लग रहा होगा अगर ऐसा है तो पूरी दुनिया यूएस डॉलर को यूज करना बंद क्यों नहीं कर देती? जिसका उत्तर ये हो सकता है वो इतना आसान नहीं है। और वो आसान क्यों नहीं है उसके बारे में मैं एक अलग सा वीडियो आपके लिए बना दूंगा, पर उस वीडियो के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यू डोंट नीड रुपी, डॉलर या ब्रिक्स करेंसी ऑब्वियसली फॉर दैट। और उस एक्सेप्टेंस को बढ़ाने के लिए आज के दिन ब्रिक्स में शामिल होने के लिए एक तो इन्विटेशन भेजा जा रहा है या रिक्वेस्ट को
एक्सेप्ट किया जा रहा है, जिसके तहत साल 2024 में आज के दिन 4 मेंबर से शुरू हुआ ब्रिक्स के बाद आज के दिन 9 मेंबर्स के साथ ब्रिक्स प्लस बन गया है और उसके साथ 25 देश इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए पहुंचे, जो कि आइसोलेटेड रशिया और ब्रिक्स के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज के दिन ये ग्रुप इतना डाइवर्सिफाई हो गया कि इस ग्रुप को एक क्लास में डालना बहुत मुश्किल हो गया है। जैसे G7 में ये बोला जा सकता है कि ये सारे देश वेस्ट के एक दूसरे के एलाइज, डेमोक्रेसीज और सारे डेवलप कंट्रीज और सारे देश का मेन रिलीजन क्रिश्चियन है और तो सारे देश नाटो जैसे संगठन का मेंबर है। पर अभी मैं आपको जो भी बोला ये सारा चीज इस ब्रिक्स संगठन पे लागू नहीं होता। भारत और चाइना जो कि एक दूसरे के विरोधी और प्रतिद्वंदी भी है, और इस समूह में रशिया और ईरान जैसे देश जो कि अमेरिका का दुश्मन मुल्क है, और इजिप्ट जो अमेरिका का सैन्य सहायता प्राप्त करता है, और यूएई जैसे देश जहां आज के दिन अमेरिका का मिलिट्री बेस भी है, और चाइना और रशिया जैसे सो कॉल्ड डेमोक्रेसी भी एक साथ है। इथियोपिया जैसे गरीब देश इस ग्रुप के विविधता का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये ग्रुप जो चाह रहा है वो कर रहा है और यूएस उस चीज को होने दे रहा है। इसका दो एग्जाम्पल इस मीटिंग में हमें दिख गया, जैसे कि साउथ अमेरिका का अर्जेंटीना जैसा देश जो कि साल 2023 के इलेक्शन से पहले ब्रिक्स में ज्वाइन करने के लिए तत्पर था, पर जब से यूएस को फेवर करने वाला पार्टी पावर में आया है तब से अर्जेंटीना ने ब्रिक्स में ज्वाइन करने वाला इन्विटेशन को रिजेक्ट कर दिया। और सऊदी अरब जिसके पास ब्रिक्स के द्वारा पिछले साल ही इन्विटेशन चला गया था, वो भी यूएस के प्रेशर के वजह से आज के दिन ब्रिक्स इन्विटेशन को होल्ड में डाल दिया है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यूएस के डर या इन्फ्लुएंस की वजह से देशों ने ब्रिक्स में ज्वाइन करना बंद कर दिया है। टर्की जो आज के दिन एक नाटो मेंबर है, वो भी ब्रिक्स ज्वाइन करने के लिए आज के दिन बहुत इच्छुक है। और पाकिस्तान जैसा कंट्री जो कि अमेरिका का एक पपट है, जो कि ब्रिक्स में ज्वाइन करने के लिए रिक्वेस्ट ऑलरेडी भेज चुका है। और पाकिस्तान और टर्की जैसा देश जिनका इकोनॉमी आज के दिन पिटा हुआ है, वो फाइनेंशियल एड के चाह में ब्रिक्स ज्वाइन करने का कोशिश कर रहे हैं, जिनका मेंबरशिप आज के दिन भारत ने ब्लॉक कर दिया है। पर आपको क्या लगता है, इतने सारे डाइवर्सिटी के बीच ब्रिक्स क्या एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले पाएगा? मुझे जरूर बताएगा कमेंट्स। होप यू विल लाइक मोर, शेयर मोर एंड सब्सक्राइब मोर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।